हेलो गाइस, आपका यूडीमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम एमपीएससी 3 में जीन जॉक रूसो के बारे में डिस्कस करेंगे। रूसो के राजनीतिक विचार क्या थे? रूसो के बारे में बताया गया है कि वो एक रेनेसा पीरियड में जन्म लेने वाला पर्सन था, मतलब उसके बाद जन्म लेने वाला। मैकियावेली है मॉडर्न एज की शुरुआत करने वाला। ये मॉडर्न एज में पैदा हो चुका है, एनलाइटमेंट देख चुका है, मतलब एनलाइटमेंट होने के बाद पैदा हुआ है। तो बताया जाता है फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा बना, एनलाइटमेंट के युग में रहा और प्राचीन शासन की आलोचना की, आलोचक बना और पॉपुलर सॉवरेनिटी और जनरल विल जैसे कॉन्सेप्ट दिए, सर्वसत्तात्मकता की धारणा और सामान्य इच्छा। इसके बाद बताया गया है कि राज्य के ऑर्गेनिक सिद्धांत को वो दर्शाता है। स्टेट किस तरीके से फॉर्म हुआ, तो ऑर्गेनिक ढंग से जैविक सिद्धांत लाइक एरिस्टोटल वो मेंशन करता है। इसके बाद वो एक व्यक्तिवादी भी है, समूहवादी भी है और गणतंत्रवादी है, टोटलिटेरियनिज्म का भी सपोर्टर है। तो वो कई तरह के थॉट रखता है, आधुनिक निरंकुश तंत्र, गणतंत्रवादी, व्यक्तिवादी और समूहवादी। उसकी जो किताबें हैं वो 2 फेज़ में लिखी गई। फर्स्ट फेज़ में साइंस और आर्ट पे उसके डिस्कोर्सेस थे, भाषण थे, किस तरीके से समाज का पतन हुआ है आधुनिकता के आने से। और दूसरा वाला जो दूसरी बुक है उसकी, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दिखाती है। सेकंड बुक जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दिखाती है। इसके बाद हम जीवन और समय की बात करें तो लाइफ जेनेवा में जन्म हुआ उसका। निर्धन परिवार से था, वातावरण इतना अच्छा नहीं था, उसका माहौल इतना अच्छा नहीं था। माता की तो उसके जन्म के साथ ही डेथ हो गई। फिर उसके बाद उसके फादर भी उसका पालन पोषण करने में इतने समर्थ नहीं थे। 1744 में वो पेरिस गया। उसने संगीत, नाटक, कविता हर चीज़ में अपना ट्राई करा, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली। फिर भी उसकी भेंट जो थी वो विश्वकोश रचयिता के जितने प्रभावशाली लोगों से हुई, उनसे उसने संबंध बनाए, लेकिन अपना बैकग्राउंड नहीं छोड़ा। फ्रांस में निरंकुशवादी सामंतवादी व्यवस्था थी। उस टाइम पर रूसो भी था। तो उस टाइम में लुई 15 का रूल चल रहा था। उस टाइम पे बताया गया है कि जन सामान्य कितना परेशान था। लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे कि उन पे कर थोपे गए थे आम लोगों पे, और फिजूल खर्ची करते थे ये ऊपर के जो क्लास के लोग थे, पावरफुल लोग थे वो। तो इस तरीके से पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग पूरा खर्चा करते थे, लेकिन जो गरीब थे उनसे टैक्स लेते थे और उनको खूब परेशान करते थे। इसके बाद हमें बताया गया प्रबोधन काल जो था उसने हर चीज़ को तर्क से, अनुभव से जांचने पे फोकस करा। चर्च और फ्रांस की संस्थाओं सहित कई चीज़ों की उसने आलोचना की जो रूसो था। इसके साथ ही उसने प्रबोधन के कुछ विचारों को स्वीकार भी करा, लेकिन उनको माना भी नहीं। जैसे फिलोसॉफ थे, उन्होंने उनके विचारों को एक्सेप्ट भी करा और नहीं भी माना। उनका मानना था, उन्होंने अपना विश्वास मनुष्य के आज़ाद व्यक्तित्व होने में रखा था। रूसो जो थे वो इस बात से सहमत थे कि व्यक्ति का आज़ाद व्यक्तित्व होना चाहिए, लेकिन उसके जो प्रगति के विचार से उससे सहमत नहीं थे कि आधुनिकता में शामिल है प्रोग्रेस। उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी। रूसो भावनाओं पे ज़्यादा फोकस करता था, ना कि मॉडर्निटी पे। रूसो फिलोसॉफ के भावनाओं के प्रति जो नज़रिया था, असंवेदनशीलता थी, उसके प्रति मतलब अट्रैक्टेड नहीं था। दासों की खरीदारी जिस तरीके से फिलोसॉफ करता था उसका वो विरोध करता था। इसके बाद है तर्क के विरुद्ध विद्रोह। जो रूसो था वो प्रबोधन काल को पसंद नहीं करता था, उसकी आलोचना करता था। उस पे उसने ऐसे लिखा, हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरीफाई मोरालिटी। नैतिक रूप से बर्बाद कर रही है साइंस किस तरीके से। और इसके बाद वो बताता है आधुनिक सभ्यता ने मनुष्य को सुखी बनाया, सद्गुणी बनाया, ये तो देखने को नहीं मिलता है। मनुष्य संयमी और मितव्ययिता का पहले जीवन जीता था, लेकिन अब वो भ्रष्ट हो चुका है दुनियादारी की वजह से। फिर वो बताता है कि बैकन का कहना है कि पृथ्वी पर प्रचुरता निर्मित करने की महान आशा का संबंध है। रूसो को उसमें अच्छाई की अपेक्षा बुराई दिखाई देती है। प्रकृति पर जो इतना कुछ है वो अच्छाई ना होकर बुराई है। प्रचुरता जब आती है, जब अबेंडेंस होता है,
तो इंसान विलासिता में, भ्रष्टाचार में डूब जाता है और विलासिता देश को नुकसान पहुंचाती है। जो विलासिता होती है वो मनुष्य को भी कमज़ोर बनाती है और नुकसान पहुंचाती है। एग्ज़ाम्पल वो देता है कि एथेंस जो था वहाँ पे जो था व्यसन का केंद्र था और उसकी अपनी शोभा थी, वैभव था, संपत्ति थी, कला था, विज्ञान था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया था जैसे ही वहाँ पे विलासिता एंटर करती है। अपने मत के समर्थन में वो रोम के इतिहास को भी दर्शाता है कि रोम पहले गरीब था, सीधा साधा था, लोगों से सम्मान पा रहा था, साम्राज्य विजय कर रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ पे भी विलासिता आई, दुनियादारी विकसित होने लगी, विश्व का धन प्राप्त करने के लिए रोम उन लोगों का शिकार हो गया जिन्हें वो जानता भी नहीं था, और जो लोग जो थे जो ऐश्वर्य का मतलब तक नहीं जानते थे उनका वो शिकार हो गया। तो रोम की प्रोग्रेस ने कैसे नुकसान पहुंचाया? रूसो ने कहा हमारे दिमाग जो है उसी रेशों में भ्रष्ट होते हैं जिस रेशों में हम साइंस और आर्ट की उन्नति करते जाते हैं। इसके बाद वो बताता है कि मनोभाव और विवेक को तर्क से अधिक महत्व दिया। उसने मन के भाव और जो विवेक है, दिमाग, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और बुद्धिमानी भयानक होती है क्योंकि यह सम्मान को बर्बाद कर देती है। साइंस खतरनाक होती है क्योंकि यह आस्था को ख़त्म कर देती है। और तर्क में बुराई होती है क्योंकि यह बुद्धि की नैतिक प्रेरणा के खिलाफ होती है। तो इस तरीके से वो समझा रहा है, बुराई कर रहा है साइंस मॉडर्निटी की। फिर वो नागरिक समाज की समालोचना करता है, जो सिविल सोसाइटी है उसकी बुराई करेगा। उसका जो एक और निबंध था 1754 में मनुष्यों के बीच असमानता के बारे में बताता है। What is origin of inequality among men and is it authorized by natural law? तो दूसरे निबंध में डिस्कोर्सेस है, जो कि डिस्कोर्सेस, पहले में वो असमानता की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले में डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स में वो मनुष्य के पतन को दर्शाता है। किस तरीके से जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, इंसानों ने सोसाइटी बनाई, डेवलपमेंट करा, उस तरह किस तरीके से इंसान का समाज सब कुछ भ्रष्ट होता चला गया। नागरिक समाज बनने से इंसान के वैल्यूज़ कहाँ चले गए, तो उन चीज़ों के बारे में बता रहा है। लोगों में प्राइवेट प्रॉपर्टी का लालच, अपनी रक्षा के लिए कानून बनाना, ये सब उन्हें सब कुछ सही लगने लगा। रूसो ने प्राकृतिक मनुष्य की तो तारीफ़ की, लेकिन सभ्य मनुष्य को हटा दिया बातों से। वो बताता है कि जो समाज का उदय हुआ वो पहले की जो स्थिति थी उसमें इंसान जंगल में रहता था, अकेला रहता था, बेसिक ज़रूरतें पूरी कर लेता था, वहाँ ओवर कुछ भी नहीं था, अबेंडेंस में, और ना ही कोई कमी थी, ना वहाँ झगड़े थे, लोगों का जीवन साथ में चलता था, कोई भाषा नहीं, साइंस नहीं, आर्ट नहीं। ऐसी स्थिति में मनुष्य खुश था, ना दुखी था, ना कोई गलत था, ना कोई सही था, ना कोई सद्गुणी था, ना कोई दुर्गुण था। तो मतलब उस टाइम पे कोई ऐसी बात नहीं थी, ना खुशी ना गम। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा इंसान का, दुख बढ़ेगा, आज़ादी ख़त्म होती जाएगी। तो वो बताता है कि पहले के जो समाज था उसमें आत्म प्रेम था, खुद से और अपनी प्रोटेक्शन करना, सहानुभूति रखना, दूसरों के प्रति उदारता रखना। नेचर में इंसान जो था बिल्कुल निर्दोष था, बिल्कुल प्यारा सा इंसान था। उस समय वन्य प्राणी से श्रम के बारे में लोगों ने सीखा, मतलब टाइम बीता तो लोगों ने श्रम को समझा, लेबर को समझा, उसका फ़ायदा उठाना समझा। फिर उनका जो जंगली स्वरूप था वो छोड़ा, धीरे धीरे उससे आगे बढ़े, लोग अस्थायी व्यवस्था अपनाने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने शरण स्थल बनाने शुरू कर दिए। शरण स्थल आया तो फैमिली आई, फैमिली आई तो पितृसत्ता आ गई। लेकिन जैसे जैसे मनुष्यों ने इन रिश्तों को मजबूत करना शुरू करा, वैसे वैसे मेहनत और विचारों को पहचानना शुरू कर दिया। लैंग्वेज आई, दिमाग आया, ये सब शुरू हो गया। इससे मनुष्य का पहला पतन होता है और लोगों को लोहा और अनाज उगाना ये सब आ गया, तो इससे मानवता का सर्वनाश हो गया। इसके बाद वो बताता है कि कृषि वगैरह शुरू हुई, लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनानी शुरू कर दी, ज़मीनें हड़पना चालू कर दी, जिससे वो कहता है पहला इंसान जिसने धरती को हड़पा होगा, जिसने अपने बाड़ लगा कर कहा होगा ये मेरी ज़मीन है, वो जो है वो पहला मनुष्य है जिसको सबने एक्सेप्ट भी कर लिया होगा। वहीं से सिविल सोसाइटी की स्थापना होती है, वहीं से नागरिक समाज बनता है।
मनुष्य ने अपनी प्रॉपर्टी का दावा करना शुरू कर दिया। अपनी प्रतिभा और कौशल के आधार पर जिन लोगों ने प्रॉपर्टी हड़प ली, इससे समाज में असमानता आ गई। एक वर्ग तो पैसे वाला हो गया, एक वर्ग गरीब रह गया। उसने और लोगों की प्रॉपर्टी में काम करना शुरू कर दिया, वो दास बन गए। ठीक है, तो इस तरह से कंपटीशन बढ़ता चला गया। संघर्ष से शांति खत्म हो गई। फिर कानून व्यवस्था की ज़रूरत हुई। कानून व्यवस्था में जो पैसे वाला था, उसने अपने आप को बचाव के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाव के लिए इस कानून व्यवस्था को लाने की शुरुआत की। तो अपने आप को बचाने के लिए विद्रोह से, अराजकता से, तो इस तरीके से कानून व्यवस्था सब कुछ धनी व्यक्तियों के लिए लाया गया था, उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए। और जो गरीब था उसको भी एक कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया। इससे सिविल सोसाइटी बनी और कानून व्यवस्था आई। गरीबों पर जो बंधन थे और समृद्ध थे, उन दोनों को शक्तियाँ दी गई, लेकिन जो गरीब था उसकी शक्तियाँ नहीं, समृद्ध की शक्तियाँ बढ़ी। इससे जो ये सिविल सोसाइटी बनी, इससे लोगों के, नागरिक की प्राकृतिक आज़ादी तो हमेशा के लिए चली गई और उनके प्रॉपर्टी में असमानता देखने को मिली। जो महत्वाकांक्षी लोग थे वो तो इस व्यवस्था का फ़ायदा उठा के चले गए और मानव जाति को जो है, कुछ को दुर्भाग्य में झोंक दिया गया, श्रमिक करने के लिए, दास्ता करने के लिए। इस तरीके से पूरा इमेजिनरी सिचुएशन था। आई होप क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एक नागरिक समाज सिविल सोसाइटी बनाने की बात रूसो करता है। एक जंगली इंसान से किस तरीके से वो प्रॉपर्टी वगैरह हड़प कर एक व्यवस्था बनाता है जिसमें कानून व्यवस्था होगी, लॉ एंड ऑर्डर होगा, और वो लॉ एंड ऑर्डर वही पैसे वाला सम्राट वर्ग बनाएगा। तो गरीब को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको तो उल्टा उस कानून व्यवस्था में डाला जाएगा, लेकिन चलेगी अमीरों की ही। फिर इसके बाद रूसो विचार रखता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। इसको काफ़ी लोग समझ भी नहीं पाए हैं कि रूसो चाहता क्या है। क्या वापस पीछे चला जाए समाज में जहाँ पर लोग जंगल में रहते थे। तो वॉल्टेयर ने मजाक भी उड़ाया है कि हमें चारों पैरों पर चलवाना चाहता है रूसो, हाथ दो पैरों से। डिस्कोर्सेस जो है उसकी बुक रूसो की, डिस्कोर्सेस में वो अपने विचार को फिर मेंशन करता है, क्या कहना चाहता है। रूसो मानता था कि समाज ज़रूरी है और अपनी संभावना बढ़ाने के लिए समाज बहुत ज़रूरी है इंसान को। राजनीतिक बंधन, एक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो राजनीतिक बंधन की तरह होगा जो सबको अपनाना होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें मनुष्य जो है जन्म से आज़ाद है, लेकिन हर जगह कड़ियों से जकड़ा हुआ है। इसको समझाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये सब बेड़ियाँ टूटेंगी। किस तरीके से व्यक्ति और उसकी संपत्ति की रक्षा करेगा, सुरक्षित रखेगा। व्यक्ति अपने आप को सबके साथ मिला पाएंगे और सभी लोगों की आज्ञा का पालन करेगा। सभी लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में आकर भी आज़ाद रहेंगे, ये उसने मेंशन करा। हर मनुष्य अपने आप को सब कुछ देगा, लेकिन अपने लिए कोई किसी विशेष की अगर हम सार देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो कहता है कि हम लोग आपस में मिलकर सारी शक्ति को सामान्य इच्छा द्वारा गाइड करवाएंगे, यूज़ करेंगे। एक संस्था के रूप में हर एक सदस्य को उसका हिस्सा बनाएंगे। सभी व्यक्तियों से मिलने से बना होगा ये, और सार्वजनिक व्यक्ति सभी अगर पैसिव होंगे तो वो राज्य है, लेकिन अगर वो लोग एक्टिव है तो वो राजा होगा। मतलब राजा एक्टिव होगा। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि राजा एक्टिव होगा, ठीक है। और अगर राजा एक्टिव नहीं है मतलब वो एक राज्य की व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं। इसके बाद वो बताता है कि यह रूप प्राप्त अनुबंध एक प्रक्रिया बन जाता है और हम मानव प्रकृति में अंतर आने की कल्पना कर सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक प्रोसेस होता है जहाँ इंसान के नेचर में अंतर आने की कल्पना कर सकते हैं, जो एकदम से नहीं होगा। इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंसान के नेचर में बदलाव लाएगा। इसमें इंसान सब एक साथ आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और हर कोई ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में जब लोग आ जाएंगे तो धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदलेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे। तो क्रमिक रूप में ये बदलाव आएगा, लेकिन एकदम से नहीं आएगा। और जनरल विल में लोग भागीदार बनने के कारण सामाजिक संबंध को ब्रॉड बनाएंगे, गहरे करेंगे, इकट्ठा करेंगे। फिर आती है जनरल विल का सिद्धांत। जो जनरल विल है वो सोवरन है, वो सब कुछ है, सर्वप्रभुत्व है, और व्यक्ति की सामाजिक इच्छा में भागीदार बनाकर रूसो ने सत्ता के साथ आज़ादी में समन्वय करने की कोशिश की है ना। और ये जो लोगों की इच्छा है उसमें पार्टिसिपेट कराकर रूसो ने पावर के साथ आज़ादी को मिलाने की कोशिश की है।
तो मतलब जनरल विल सब कुछ है। इन शॉर्ट वो कहना चाह रहा है सब प्रभु है जनरल विल ही हमारी, जिसमें उसने आज़ादी का कॉन्सेप्ट भी जोड़ा है। इसके बाद वो अपनी एक किताब डिस्कोर्सेस में बताता है कि जनरल विल क्या है। उसने बताया ये हमेशा हर किसी के कल्याण के बारे में सोचेगी और ये जनरल विल एक कानून का सोर्स भी होगी। इसमें लोग आपस में एक दूसरे से संबंध बनाएंगे, नियम से चलेंगे और क्या गलत है क्या सही है ये साथ में निर्धारित करेंगे। इसका लक्ष्य लोगों की भलाई करना होगा, सबकी इच्छा पूरी करना होगा। ये एक नैतिक तथ्य होगी, नागरिक के दिल में होगी और हर समाज के लिए समझे जाने वाले लक्ष्य को आगे रखेगी। जनरल विल सभी से मिलकर बनती है और सभी पर लागू भी होती है, सबके इच्छा को शामिल भी करती है। इस पे रूसो कहता है कि हम इच्छाओं में से आपस में टकराव वाले से बाहर निकाल ले और इच्छाओं को मिलाकर रख ले तो जनरल विल है। मतलब जो इच्छा बुरी है या जो इच्छा मानने को तैयार नहीं है उनकी इच्छा निकाल दे, लेकिन सबकी इच्छा रख ले एक आध लोगों की निकाल के, तो वो जनरल विल है। जो जनरल विल होती है वो सभी की इच्छा होती है, सभी सदस्यों की, और सभी सदस्यों के हित के बारे में सोचती है। इसके बाद उसका पालन करने के लिए हमें मजबूर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जनरल विल में आने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप छोड़ दोगे, तो इसे मना किया गया। आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल सकते वरना वो कॉन्ट्रैक्ट खोखला हो जाएगा। आपने अपनी सहमति दी थी तो राज्य आपको कंट्रोल करेगा, आपकी इच्छा से ही आपको बाहर नहीं निकलने देगा। जब किसी व्यक्ति को नागरिक के पूरी निकाय द्वारा जनरल विल का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो सबके हित में है, आपके हित में भी है, तभी आपको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरे ही हित में है जनरल विल में रहना। इस तरह नैतिक आज़ादी की अभिव्यक्ति होती है। जनरल विल लोगों के ऊपर शासन करती है, उन्हें अपनी आज़ादी में असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जनरल विल में आप अपनी आज़ादी दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में आकर, तो उसमें ना खुशी महसूस मत करो। जनरल विल सबके ऊपर रूल करती है, सबकी इच्छा से होती है। और अगर आपको लगता है कि मेरे इंटरेस्ट में नहीं है लेकिन आपने पहले सहमति दी थी, कुछ सोच के ही दिया होगा, तो वो आपके ऊपर आपकी खुशी के लिए, आपके भले के लिए ही हो रही है, तो उसे छोड़ नहीं सकते। इसके बाद और थिंकर से कंपैरिजन है कि होब्स ने तो एक व्यक्ति के अंदर सारी पावर दे दी थी और लोक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेड पावर दी थी, लेकिन होब्स ने सारी पावर दे दी थी। इसके बाद सभी प्रमुख राजनीतिक विचारक से रूस की जो शक्ति रूसों की शक्ति थोड़ी सी अलग है। रूसों की जो शक्ति है वो लोगों को हटाई नहीं जा सकती, एक बार दे दी तो दे दी। इस तरह से हमें रूसों के विचार जो थे वो स्विस नगरों के गणतंत्र की तरह दिखाई देते हैं, जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती थी। स्विट्ज़रलैंड के जो कैंटोन्स है वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, उनके जैसा दिखाई देता है जो हमारे पास रूसों के विचार हैं। इसमें जो जनरल विल होती है वो किसी को थोप नहीं सकते हो, आप किसी को और को नहीं दे सकते हो। आप अगर अपनी जनरल विल जो है किसी और को दे दोगे, मतलब वही सब बातें की गई है जनरल विल के बारे में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद आप क्रिटिकली इवेल्युएट कर दोगे और निष्कर्ष निकाल के लिख दोगे। तो ये हमारा रूसो का चैप्टर था MPSC 3। अगर आपको इस तरह की और क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट, और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे। हमारी नेट की क्लासेस अवेलेबल हैं। 1 सेकेंड। UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस अवेलेबल है टीचमेंट ऐप पे, आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम से जाकर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और क्लासेस के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।